हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 पार्ट थर्ड है ये। इसके पहले हम ऑलरेडी सेक्शन 18 तक कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लें। उसके बाद यहाँ पर हम जो है सेक्शन 19 से शुरू करेंगे और आज इस एक्ट को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि 44 अराउंड सेक्शंस है इसके अंदर, तो कोशिश करेंगे कि इसको आज एक आध घंटे के आसपास ये वीडियो जा सकती है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और इससे जो भी हमने पहले पढ़ाया है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और अगर कहीं बाहर आता है तो आप जो है आप मुझ पर पैसा जमा करना एक स्कीम है और आपको मैं 25 दिन में पैसा डबल करके दूंगा। हाँ, जिन लोगों ने पार्ट वन पार्ट टू देखा है, जो भी सेक्शन 18 तक हमने पढ़ाया है, उन लोग वो लोग समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या था। राइट। तो चलिए, जोक्स अपार्ट शुरू करते हैं। सेक्शन 19 से जो है इस वीडियो को पूरा कवर करना है, तो सेक्शन 19 से शुरू करते हैं अपील से। अपील टू हाई कोर्ट, इसके पहले हमने सेक्शन 18 तक कवर कर चुके हैं। सेक्शन 19 से आज हमें पढ़ना है। तो सेक्शन 19 आपका बात करता है अपील टू हाई कोर्ट के बारे में। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई कोर्ट को अपील की जा रही है। अब सबसे पहले ये समझो, अपील की कब जाती है। अपील तब की जाती है जब कोई नाराज होता है। ठीक है, कोई कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दिया, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आप नाराज हो। ठीक है, आप एग्रीव्ड व्यक्ति कहते हो कि आप निराश हो, हताश हो कि यार ये फैसला जो है ये गलत दिया है या हम इससे खुश नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप ऊपर हायर अथॉरिटी के पास जाते हो। तो अपील यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर बोला गया है एनी पर्सन इंक्लूडिंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमने सेक्ट में पढ़ा, इवन वो भी यहाँ पर इंक्लूड है कि अगर एग्रीड व्यक्ति है कोई, किसके ऑर्डर से, डेजिग्नेटेड कोर्ट के ऑर्डर से अगर कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है तो वो अपील कर रहा है किसको, हाई कोर्ट को। तो यहाँ पर हाई कोर्ट को अपील की जा रही है। दूसरी बात, कितने दिन में की जाएगी, तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। मतलब कि डेजिग्नेटेड कोर्ट जो है आपका, इसने कोई आदेश दिया इस तारीख को, यहाँ पर ऑर्डर दिया, आपको ये ऑर्डर समझ में नहीं आया, आपको इसकी अपील करनी है, तो इस डेट से आपने क्या किया, आपने किया अपील। अब अपील आप किसको करोगे, तो हाई कोर्ट को करोगे। कितने दिन में करोगे, तो ये जो अपील का पीरियड है ना ये वाला, ये 60 डेज का है। ये दोनों ही आपके एमसीक्यूज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं कि अपील कितने दिन में की जाएगी एंड अपील जो है डेजिग्नेटेड कोर्ट की किसको की जाएगी। तो ये दोनों ही एमसीक्यूज हैं आपके, तो इसको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कि हमें जनरली देखने को मिलता है कि कोई भी अपील की जाती है तो वहां पर बोल देते हैं कि कोई सफिशिएंट रीजन हुआ ना तो 60 दिन के बाद भी हम आपको सुन लेंगे, आपकी अपील को एंटरटेन कर देंगे। तो वही यहाँ पर प्रोविजो के अंदर लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट हाई कोर्ट जो है ना मे एंटरटेन दी अपील। मे लिखा है मतलब एक तरीके से उनका डिस्क्रिशन है, वो 60 दिन के बाद भी आपकी सुनवाई की जा सकती है अगर एपिलेंट जो है वो सेटिस्फाई कर दे कोर्ट को कि भैया बहुत ज़रूरी रीज़न था, घर में कोई बीमार था, किसी की डेथ हो गई या हमारा एक्सीडेंट हो गया था, कोई भी ऐसा रीज़न जो सामने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे, कोर्ट सुन लेगा आपकी। सफिशिएंट कॉज जो है वो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात कर रहा है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केस। अब देखो, अभी हमने अपील की बात की, हाई कोर्ट की, यहां पर बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ट्रांसफर कर सकता है केसेस को। ठीक है, अब कब कर सकता है, तो आइए सेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 बात करता है वेन एवर इट इज मेड टू अपियर टू द सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि सबसे पहले तो डिफॉल्ट किया है, देखो मैंने हाईलाइट इसलिए करके रखा है आपको, येलो में, ब्लू में, पिंक में, ग्रीन में, इन कलर में आपको हाईलाइट दिखेगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैंने हाईलाइट कर लिए। तो जब आप स्क्रीन देखोगे ना तो आपको इजीली विजिबल भी होगा, आपकी आंखों को इजीली विजिबल होगा, तो हो सकता है आपको याद करने में, उस चीज को ग्रैस्प करने में आसानी हो। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि डिफॉल्ट हुआ है कोई डिपॉजिट स्कीम में, या फिर डिपॉजिट स्कीम ऐसे नेचर की है, किस नेचर की है, जो कि सेक्शन 30 वाले नेचर की है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट करेगा कि ये जो केस है ना इसको ट्रांसफर कर दिया जाए एक डेजिग्नेटेड कोर्ट से अनदर डेजिग्नेटेड कोर्ट को। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया कि डिफॉल्ट हुआ डिपॉजिट स्कीम में, बट सेक्शन 30, तो आइए एक बार सेक्शन 30 पर नजर घुमा लेते हैं कि सेक्शन 30 क्या बात करता है। सेक्शन 30 बात करता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे मामलों के केस में भी जो है यहाँ पर सेक्शन 30 की यहाँ पर बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सीबीआई वाले मामले भी होंगे ना, उनको भी वो है ट्रांसफर कर सकता है एक डेजिग्नेटेड कोर्ट से
अनदर डेजिग्नेटेड कोर्ट पे। देन आता है आपका सबसेक्शन 2, बात करता है सुप्रीम कोर्ट जो है मे एक्ट अंडर दिस सेक्शन ओनली ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब यहां पर बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऐसा कब करेगा, तो बोल रहे हैं वो तब एक्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट जब एप्लीकेशन लगाई हो या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा ऊपर कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी इंक्लूड है, कि वो भी एग्रीव्ड हो सकती है। एक बार वापस से देख लो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन इंक्लूडिंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, अगर वो एग्रीव्ड है तो वो अपील कर सकती है। तो यहां पर वही चीज बोली गई है सबसेक्शन 2 में कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक्ट करेगी किसके एप्लीकेशन पे, या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर कोई इंटरेस्टेड पार्टी है उसके एप्लीकेशन पे, एंड जो भी एप्लीकेशन लगाया जाएगा वो एफिडेविट के थ्रू लगाया जाएगा। देन आता है आपका सबसेक्शन 3, बात करता है जो एप्लीकेशन है where an application for the exercise of the powers conferred by this section is dismissed, मतलब जो आपने एप्लीकेशन लगाई वो डिसमिस कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसके ओपिनियन में ये क्यों डिसमिस कब करेगा सुप्रीम कोर्ट, जब उसको लगेगा कि भाई एप्लीकेशन फ्रिवोलस है या फिर वेक्सिशियस है, मतलब एक तरीके से आप झूठा एप्लीकेशन लगा रहे हो, है ना, आपका इंटेंशन सही नहीं है इस एप्लीकेशन को लगाने में। हो सकता है कोर्ट का टाइम डिले करना हो, है ना, आप बस टाइम बाय कर रहे हो कोर्ट से। तो वो चीज जो है अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है उसके ओपिनियन में कि जो एप्लीकेशन है ये फ्रिवोलस है या वेक्सिशियस है, तो वो ऑर्डर करेगा किसको, एप्लीकेंट को, क्योंकि एप्लीकेंट ही तो लगा रहा है ना, यहाँ पर एप्लीकेंट ने लगाया होगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तभी एक्ट करेगा जब एप्लीकेशन लगी हो, तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये फालतू का एप्लीकेशन लगा रहा है, टाइम पास कर रहा है कोर्ट के साथ, तो वो क्या बोलेगी, कंपनसेशन लगा सकती है उस व्यक्ति पर। कितना लगा सकती है, 50,000 रुपए का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, जहां जहां मैं स्टार आपको बता रहा हूं अगर आपने अच्छे से कर लिया, इतनी मेरी गारंटी है पेपर इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं श्योरिटी आपको दे सकता हूं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 20 में, सेक्शन 20 में सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट कब करता है, जब या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एप्लीकेशन फाइल करेगी या कोई इंटरेस्टेड पार्टी। और तीसरा इंपॉर्टेंट कि अगर फ्रिवलस या वेक्सिशियस हुआ तो 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। राइट, ये हो गया आपका चैप्टर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन हम आते हैं चैप्टर 6 पर, ऑफेंसेस और पनिशमेंट। जैसा कि आपको मालूम है पनिशमेंट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं जब भी बात आती है एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस पर। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना है। राइट, चैप्टर 6 जो है ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा हमने सेक्शन 3 पढ़ा था कि अनरेगुलेटेड जो है बैन है ऐसी स्कीम्स, ठीक है, जो कि 25 दिन में पैसा डबल वाली, जिसका हमने पूरा एग्जाम्पल जो है ये मूवी पर बेस्ड, हमने फेरेरा फेरी की मूवी पर जो एग्जाम्पल है वो लिया है हमने यहाँ पर। तो सेक्शन 3 का जो कॉन्ट्रावेंशन करेगा, मतलब जैसे सेक्शन 3 बोलता है कि भाई ये बैन है, ऐसी स्कीम आप नहीं ला सकते, आप लेकर आ गए, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट किया लोगों से पैसा। अब इसकी खासियत पता है क्या है सेक्शन 21 की, क्योंकि सेक्शन 3 मना करता है ना तो आप रिक्वेस्ट करोगे ना ही एक्सेप्ट करोगे। इसने, इस सेक्शन ने सबकी पनिशमेंट अलग अलग बताई है। आपने रिक्वेस्ट किया, आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दी और आप बोल रहे हो कि भाई स्कीम में पैसा लगाओ, या आप लोगों से बोल रहे हो स्कीम में पैसा लगाओ, उसकी अलग पनिशमेंट है। आपने पैसा ले लिया, उसकी अलग पनिशमेंट है। आपने क्या हुआ, कॉन्ट्रावेंशन तो किया सेक्शन 3 का, और आपका जो वो है, आपने डिफॉल्ट किया पेमेंट में, ठीक है, रिपेमेंट भी नहीं किया, उसकी पनिशमेंट अलग है। और जैसे जैसे ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस बढ़ेगा, मतलब जितना गंभीर अपराध होते जाएगा, पनिशमेंट उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 21, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3। तो यहां पर बात कर रहा है कि कोई भी डिपॉजिट टेकर हु सॉलिसिट, अब इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना एक तरीके से, ठीक है, अगर कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है डिपॉजिट टेकर डिपॉजिट की, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था अक्षय कुमार फेरेरा फेरी का, आपको याद आ रहा होगा, कई बार हमने भी डिस्कशन कर लिया है इसका, कि जो राजू है वो बोलता है 25 दिन में पैसा डबल, तो जो राजू है वो कौन है, डिपॉजिट टेकर है, ठीक है, जो आपका अक्षय कुमार है वो डिपॉजिट टेकर है। वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई ला 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 पैसे दे पैसे दे पैसे दे, मैं तेरे डबल करूंगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अगर ऐसा पैसा रिक्वेस्ट कर रहा है तो कितनी सजा होगी, तो बात कर रहा है नॉट लेस देन 1 ईयर, मतलब मिनिमम जो है 1 ईयर की सजा है, जो कि एक्सटेंड कर सकती है 5 साल तक। अब बात करें अगर फाइन कितना, तो एंड विथ फाइन बोल रहा है कि 2 लाख, 2 लाख से कम नहीं, और कितना एक्सटेंड कर सकता है, 10 लाख तक। तो इसको 10L आप लिख लेते तो आप समझ जाएंगे।
तो 1 से 5 साल की सजा और 2 लाख से 10 लाख तक मैक्सिमम। तो मिनिमम मैक्सिमम है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, वो जज का डिस्क्रिशन है, जज को कितनी सजा देनी है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है। देन आते हैं सबसेक्शन 2। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो आप साइड में लिख लेना इस तरीके से पनिशमेंट, ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है शॉर्ट में याद करने का, क्योंकि आप शॉर्ट में लिख लेते हो बहुत जल्दी पकड़ लेते हो। कहाँ आप पढ़ोगे पूरा सेंटेंस, साइड में लिख लो, खत्म करो। अब यहाँ पर ये जरूर लिख लेना कि ये जो पनिशमेंट और जो है ना ये पेनल्टी, ये रिक्वेस्ट के लिए, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। बट अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो भैया, तो फिर एक्सेप्ट, देखो रिक्वेस्ट की है कम गंभीर, अरे पैसा ही तुमने ले लिया सामने वाले का, तो फिर ये थोड़ा ज्यादा गंभीर नहीं हो गया, तो पनिशमेंट भी ज्यादा गंभीर मिलेगी। क्या है देख लेते हैं। मिनिमम बात कर रहा है 2 साल, एक्सटेंड करेगा 7 साल, तो 2 से 7 साल की पनिशमेंट। और फाइन कितना है, तो फाइन जो है आपका वो है 3 लाख से 10 लाख। अब आप ऊपर और नीचे में अंतर देख लो, आपको समझ में आएगा ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस का। देन आते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या बात कर रहा है, देखो डिपॉजिट टेकर जो एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट सेक्शन 3 का उल्लंघन करके, एंड साथ में वो क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है लोगों का। 25 दिन में पैसा डबल करने की बात की थी, नहीं की, या फिर कोई स्पेसिफाइड सर्विस देने की बात की थी, नहीं दी। अब इम्प्रिजनमेंट क्या है, और बढ़ गया 3 साल, और एक्सटेंड करेगा 10 साल। मतलब मिनिमम 3 साल होगी, इससे कम नहीं होगी, और मैक्सिमम जो है 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। अगर बात करें फाइन की, तो फाइन कितना है, 5 लाख रुपए का, साथ ही साथ एक्सटेंड कर रहा है तो कितना, ट्वाइस ऑफ द अमाउंट। कितना बोल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट फंड्स, जो कि सब्सक्राइबर, मेंबर, पार्टिसिपेंट, इनसे जो भी पैसा कलेक्ट किया होगा उसका दुगना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी फाइन है, पेनल्टी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब भी इन्होंने यहाँ पर एकदम सेपरेटली हर एक चीज को ऑफेंस बताया है। उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इन्होंने बताया फ्रॉडुलेंटली का मतलब हम आईपीसी के सेक्शन 25 से लेंगे। फिर उन्होंने बोला कि जो टर्म्स एंड डिपॉजिट स्कीम के, मतलब एक तरीके से हम कब मानेंगे कि इसका जो है इंटेंशन फ्रॉड वाला है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो टर्म्स हैं डिपॉजिट स्कीम के, अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिबल मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई तू पैसा दे 10 दिन में तुझे ना 10 गुना पैसा दूंगा, क्या ये प्रैक्टिकेबल है? आज की तारीख में आप कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, कुछ करते हो, एक एक लीगल तरीके से क्या आप 10 दिन में 10 गुना पैसा बना सकते हो? बहुत ही मुश्किल है एक तरीके से। ठीक है, तो इम्प्रैक्टिकेबल चीज है। अगर आप ऐसा करते हो तो जो टर्म्स है ना कि भाई 10 दिन में 10 गुना, ये बताते हैं, ये आपका इंटेंशन बताते हैं कि भाई तू ठगता, तू पैसे लेकर भगता, तू फिर हेरा फेरी का अक्षय कुमार का रोल प्ले कर रहा है कि तू पैसा लेके भग जाएगा इनका। तो ये चीजें जो है ना ये बताते हैं इंटेंशन की ये डिफ्रॉड करता। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 22 बात कर रहा है पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4। अब देखो सेक्शन 3 बात कर रहा था बैनिंग की, एक बार चलो सबसे पहले सेक्शन 3 4 5 आपको वापस से रिफ्रेश करा देते हैं आपकी मेमोरी को, क्योंकि वही हम पेनल्टी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, चलिए। सेक्शन ये रहा, सेक्शन 3 बात करता है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। सेक्शन 4 बात कर रहा था कि रेगुलेटेड, मतलब सब कुछ बढ़िया, ऐसी डिपॉजिट स्कीम में अगर वहां फ्रॉडुलेंट डिफॉल्ट किया, पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट। और 5वें में बात कर रहा है रॉन्गफुल इंड्यूसमेंट की। तो इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको ये पनिशमेंट वाली पढ़ने में काम आएगी। चलिए, देन आ जाते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 अभी हम देख के आए कि रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम सब कुछ बढ़िया था, वहां पे आपने फ्रॉड कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं दिया, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड करेगी 7 साल तक। 7 साल तक एक्सटेंड कर सकती है पनिशमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मिनिमम नहीं दिया इन्होंने, यहाँ पे क्या बोला, 7 साल तक, मतलब जज का डिस्क्रिप्शन है, 1 साल भी दे सकता है, 6 महीने भी, 2 3 4 साल, जितना देना चाहे, मिनिमम नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी थोड़ी सी फिर भी यहाँ पर कम देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं, फाइन की बात की गई है, तो फाइन जो बोला है मिनिमम 5 लाख होगा, एक्सटेंड करेगा 25 करोड़ रुपीज। मतलब यहां पर फाइन ज्यादा है बट सजा कम है। क्यों? क्योंकि रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम थी। ठीक है, तो यहां पर फाइन कितना है, 25 करोड़ तक एक्सटेंड कर सकता है, या फिर अब यहां पर देखो ऑप्शन है, या फिर 3 गुना, 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड। अब मान के चलो लोगों ने पैसा बहुत जमा 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 करके 1 करोड़ जमा किया, अब 1 करोड़ को इसने कुछ भी ऐसा करके इससे इसने प्रॉफिट कमाया 5 करोड़ का। ठीक है, 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब 5 करोड़ का मल्टीप्लाई कर दो इंटू 3, कितना हो गया, 15 करोड़ हो गया।
तो 15 करोड़ को आप यहां पर लिख दो 3 गुना की जगह, तो 15 करोड़ और 25 करोड़ विच एवर इज हायर, जो भी, तो 25 करोड़ ज्यादा है, तो इतना एक्सटेंड किया जा सकता है कोर्ट द्वारा और ये वसूला जा सकता है। आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, मतलब बात हो रही है प्रॉफिट जितना बनाया, जितना लोगों ने पैसा दिया उसका प्रॉफिट कितना बनाया डिफॉल्ट करके उसने, उसके बारे में बात की जा रही है। तो 25 करोड़ और 3 गुना जो भी हायर होगा वो, और 5 लाख मिनिमम है, इसके बीच में अमाउंट डिसाइड करके कोर्ट लगा देगी, वो डिपेंड करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है सेक्शन 22, याद रखना है पेनल्टी पनिशमेंट क्या है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 23। अब देखो बात कर रहा है सेक्शन 5, जो हमने देखा था ना रॉन्गफुल इंड्यूसमेंट, WI करके लिख रहा हूं मैं, रॉन्गफुल इंड्यूसमेंट अगर कर रहे हो, ठीक है, आप इंड्यूस कर रहे हो कि भाई इन्वेस्ट कर दे, मुझे मालूम है सही स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इन्वेस्ट कर दे, आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ घोटाला है, बट आप चाहते थे भाई कि उसका बुरा हो, या कुछ भी आप तरीके से प्रमोट कर रहे हो एक तरीके से, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, किसका, सेक्शन 5 का उल्लंघन कर रहा है, कितनी पनिशमेंट है, मिनिमम 1 ईयर है, एक्सटेंड करेगा 5 ईयर तक पनिशमेंट। अगर बात करें फाइन की, तो फाइन कितना है, फाइन लगाया गया है यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का एक्सटेंड किया जा सकता है फाइन। तो ये आपका सेक्शन 5 है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 24। देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पर बात हो रही होती है रिपीट ऑफेंडर्स की। हैबिचुअल ऑफेंडर्स कहते हैं कि यार ये इतने ढीठ होते हैं ना, हैबिचुअल ऑफेंडर्स रिपीट ऑफेंडर्स का सिनोनिम होता है, मतलब सिमिलर वर्ड होता है ढीठ। ढीठ लोग मानते ही नहीं है, एक ही एक बार वो चीज करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं जो प्रीवियसली कन्विक्टेड है कोई अपराध के, ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने इस एक्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर ऑफेंस किया हुआ है, फिर वापस किया, मतलब सब्सिक्वेंटली कन्विक्ट हुआ, करते हैं फिर पकड़ा जाते हैं, करते हैं फिर पकड़ा जाते हैं, ये पकड़ा गए। अब क्या होगा, तो पनिशमेंट भी उन्होंने बोल दिया मिनिमम 5 साल की पनिशमेंट। आप ग्रेविटी देख रहे हो कितनी ज्यादा है, क्योंकि बार बार आप अपराध कर रहे हो, आपने फिर अपराध किया है, तो मिनिमम पनिशमेंट ही 5 साल की है, एक्सटेंड कर रही है 10 साल तक के लिए पनिशमेंट। और फाइन की बात करें तो बोल रहे हैं मिनिमम 10 लाख है, एक्सटेंड करेगा 50 करोड़। 10 लाख से 50 करोड़ की बात हो रही है। ठीक है, इतना यहां पर जुर्माना लगाया जा रहा है, फाइन लगाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। सेक्शन 24। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, देखो यहां पर मैं बार बार स्टार मार्क क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल दे रहा हूं कि पनिशमेंट पूरी इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी एक आध क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर इंपॉर्टेंट एक और चीज है, बात कर रहा है सेक्शन 26 को छोड़ के, मतलब अगर आपने सेक्शन 26 वाला अपराध किया जो सेक्शन 26 में दिया हुआ है, तो हम आपको रिपीट ऑफेंडर नहीं मानेंगे। मतलब आप सेक्शन 26 में 1 2 3 बार भी अपराध कर दिया, हम आपको रिपीट ऑफेंडर नहीं मानेंगे, इसलिए आप पर सेक्शन 24 लागू नहीं हो रहा है। सबसे पहले आओ सेक्शन 26 देख लेते किस बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 26 बात कर रहा है, आपको याद आना चाहिए सेक्शन 10 के कॉन्ट्रावेंशन की। सेक्शन 10 में क्या होता है, जो डिपॉजिट टेकर है उसको इंटीमेट करना होता है, किसको, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। यार देखो सिर्फ इंटीमेट ही तो नहीं किया है, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। ठीक है, गलती हो गई भाई, भूल गए, नहीं रहा याद, अब उसके लिए आप उसको रिपीट ऑफेंडर तो नहीं डाल दोगे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया कि चलो ठीक है यार, तुमको रिपीट ऑफेंडर नहीं मानेंगे अगर तुम इंटीमेट करना बार बार भूल जाते हो तो भी। इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट ऑफेंस अंडर सेक्शन 26 की बात की गई है, ये पक्का आने वाला एमसीक्यू है। ये एक्सेप्शन जो है ना 26 का, ये एमसीक्यू बहुत ही तगड़ा एमसीक्यू है, क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 बात करता है ऑफेंसेस बाय डिपॉजिट टेकर अदर देन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स को छोड़ के अगर कोई और व्यक्ति है जो ऐसा डिपॉजिट टेकर वाला अपराध करता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से कंपनी वगैरह हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं है ये सेक्शन कंपनी से रिलेटेड ही, आप अगर समझोगे अदर देन इंडिविजुअल तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब जो कंपनी में लोग हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बिजनेस को चला रहे होते हैं, ऐसे लोग अगर कोई ऐसा कुछ काम करेंगे, ऐसी कोई स्कीम लेकर आएंगे 25 दिन में पैसा डबल, तो भाई वो पकड़े गए तो डीम टू बी गिल्टी है ऑफेंस के, और उनके ऊपर पेनल्टी पनिशमेंट वगैरह लगाई जाएगी। सबसेक्शन 2 बात करता है कि उस व्यक्ति पर पनिशमेंट नहीं लगाई जाएगी जिस व्यक्ति को नॉलेज ही नहीं है इस बारे में, या फिर उसने पूरी कोशिश की थी ऐसे अपराध को रोकने के लिए। ठीक है, मान के चलो एक कंपनी है, ठीक है, उसमें जो व्यक्ति है उसको मालूम ही नहीं कंपनी ऐसा कुछ कर रही, तो क्या उसको लाइबल होना, आपको क्या लगता है उसके ऊपर लाइबिलिटी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, उसको पता ही नहीं है। ठीक है, या फिर उसने पूरी कोशिश की ड्यू डिलिजेंस की बट ऐसा हो गया, तो फिर वो व्यक्ति बच सकता है। तो एक तरीके से सबसेक्शन 2 जो है ना ये एक्सेप्शन का काम कर रहा है, लाइबिलिटी नहीं आएगी। देन सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 बोलता है कि
जो ऑफेंस किया गया है इस एक्ट के अंदर वो किसने किया, डिपॉजिट टेकर ने किया अदर देन इंडिविजुअल। और अगर ये प्रूव हो जाता है कि ऑफेंस जो है वो कंसेंट से, और कन्वीनियंस का मतलब होता है सहमति से हुआ है किसकी, या फिर निग्लेक्ट हुआ है, मतलब किसी ने जो है नेग्लिजेंस किया किसके पार्ट पे, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, प्रमोटर, पार्टनर, यही तो होते हैं ना कंपनी के अंदर, एम्प्लॉय, ऑफिसर ऑफ डिपॉजिट टेकर, ये सारे के सारे गिल्टी पाए जाएंगे और इनके ऊपर जो है पेनल्टी पनिशमेंट इस एक्ट के अंदर लगाई जाएगी। सिंपल है सेक्शन 25, कुछ नहीं है, क्वेश्चन भी बनने के चांसेस कम है। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा बनेगा तो सेक्शन पे बन सकता है कि ऐसा कौन सा सेक्शन बोलता है ऑफेंस बाय डिपॉजिट टेकर अदर देन इंडिविजुअल, तो सेक्शन 25, ठीक है 25 तोला। आगे बढ़ते हैं चलिए। सेक्शन 26, सेक्शन 26 बात कर रहा है, अभी हमने देखा कि सेक्शन 10 के कॉन्ट्रावेंशन के वो जो इंटीमेशन नहीं दिया है डिपॉजिट टेकर ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उसके बिजनेस के बारे में, उसकी स्कीम के बारे में, तो पनिशमेंट है। अब कितनी पनिशमेंट है ये देख लेते हैं। तो बात कर रहा है कि अगर वो फेल हो जाता है इंटीमेशन देने में जो कि रिक्वायर्ड है 10 के 1 में, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ डिपॉजिट टेकर को इंटीमेशन देना है, याद रखना 10 का 1, वहां भी मैंने बताया था पार्ट 2 में हमने जब कवर किया था, राइट। तो अगर ये फेल हो जाता है, स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर देने में फेल हो जाता है, तो 5 लाख रुपए का इसके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है। ठीक है, इतना लगाया जा सकता है 5 लाख तक का। तो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 26। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 बात कर रहा है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस के बारे में, कि जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है ना वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इस सेक्शन के अंदर। देखो क्या बोल रहा है, सेक्शन 4 की किसी बात के होते हुए भी, सेक्शन 4 आपको याद आना चाहिए, ठीक है, रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में डिफॉल्ट हुआ है रीपेमेंट में, ठीक है। तो जो डेजिग्नेटेड कोड है ना वो यहाँ पर बोल रहा है हम कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, आपको प्रॉब्लम है ना, रेगुलेटर जो है रेगुलेट कर रहा है ना, उसको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तब जाके डेजिग्नेटेड कोड कॉग्निजेंस लेगा। और डेजिग्नेटेड कोड जो है ना इज इक्वल टू आप कोर्ट ऑफ सेशन कह सकते हो। और आपने अगर सीआरपीसी पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि कौन कॉग्निजेंस लेता है कौन नहीं लेता है, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन में अधिकतर केसेस कौन से जाते हैं, कमिटल वाले, कि जो नीचे वाले जो जेएमएफसी हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हो गया, ये जब केस का कॉग्निजेंस लेते हैं उसके बाद अगर इनको लगता है कि यार ये केस तो कोर्ट ऑफ सेशन को देखना चाहिए, तो वो उसको कमिटल कहा जाता है, कमिट कर दिया जाता है, राइट। तो यहां पर बात हो रही है डेजिग्नेटेड कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कंप्लेंट ना कर दी जाए रेगुलेटर द्वारा। देन प्रोविजो बात करता है, जो प्रोविजन है ना सेक्शन 4, और ये जो है अप्लाई नहीं होगा किस पर, अगर डिपॉजिट टेकर कंपनी है तो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये पूरा चैप्टर, इसलिए मैंने स्टार चैप्टर पर ही मार्क कर दिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान आ रहा होगा। ये देखिए नहीं किया था, चलो कर देता हूँ, ये रहा स्टार, ठीक है। बोलना मत कि सर आपने तो स्टार मार्क नहीं किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पूरा सेक्शन, पूरे चैप्टर्स यहाँ के जो भी इस चैप्टर के अंदर आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 101% बनेगा। आगे बात करते हैं चैप्टर 7 की, इन्वेस्टिगेशन, सर्च और सीजर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बात की गई है। सेक्शन 28 बात करता है कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल है, तो उन्होंने बोला कि हर ऑफेंस जो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है एक्सेप्ट सेक्शन 22 और सेक्शन 26 को छोड़ के सारे कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। अब सर कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल मतलब क्या है, बता दो, हमको नहीं पता। कॉग्निजेबल मतलब आप तो बहुत सिंपल तरीके से समझो, गंभीर अपराध है, ठीक है। और नॉन बेलेबल मतलब समझ में आ गया होगा, बेल नहीं मिलेगी। एक गंभीर बोल रहा है कि कॉग्निजेबल मतलब गंभीर अपराध, और नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं मिलेगी एक्सेप्ट सेक्शन 22 सेक्शन 26 में मिल जाएगी। ऊपर अभी हमने सेक्शन 26 में क्या देखा, 10 का इंटीमेशन, तो हमने देखा कि यार इसको तो रिपीट ऑफेंडर भी नहीं माना गया है। और आपने देखा सेक्शन 22 जो कि सेक्शन 4 का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है। तो देखो सेक्शन 4 क्योंकि रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम से रिलेटेड फ्रॉड है, इसलिए उसमें फिर भी आपको बेल वगैरह मिल जाएगी। सेक्शन 22 डील करता है रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम से, और ये आपका डील करता है 10 के 1 के इंटीमेशन से। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एक्ट। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, अगर क्वेश्चन बनना चाहे तो बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ये हो गया सेक्शन 28। 29 बात कर रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, ये इन्फॉर्म करेगी ऑफेंसेस को, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं सेक्शन 29, ठीक है। पहले वाला जो पार्ट 1 था वहां हमने देखा था, इसका जिक्र किया था। बात कर रहा है कि पुलिस ऑफिसर, मैंने इस पर एग्जाम्पल भी दिया था, पुलिस ऑफिसर जो है आपका वो सिंघम था, ध्यान आ रहा होगा,
ठीक है, पार्ट 2 में आई गेस हमने इसको देखा था कि जो सिंघम था, अब क्या होता है ना, नॉर्मल जब फ्रॉड होता है आपके साथ, आप पुलिस के पास जाते हो, तो मैंने बताया था कि वो राजू ने जो 25 दिन में पैसा डबल बहुत सारे लोगों से लिया, फिर वो पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में सिंघम मिला, सिंघम को उन्होंने कंप्लेंट करी। अब जब सिंघम को कंप्लेंट करी तो सिंघम को जब पता चला कि यार ऐसा कोई अपराध हुआ है, कोई एक व्यक्ति है गांव गांव घूम रहा है, 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल की बातें कर रहा है, ऐसा कोई बहुत लोगों के पैसे खाया है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 29 क्यों, क्योंकि काफी इसके बारे में बात हुई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पुलिस ऑफिसर किसको इंटीमेट करेगा, कलेक्टर को करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। सेक्शन 30 बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफेंसेस बाय सीबीआई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यार ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप ये मत बोलना कि सर आपने हर चीज़ को तो इंपॉर्टेंट बोल दिया, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो मेरा बताना फर्ज है। अब आपको पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपके ऊपर है, आप देख लो, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा, जिसको भी ध्यान रखना है वो रखे। सेक्शन 30 बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफेंसेस बाय सीबीआई। अब आपको समझ में आ गया, अरे सीबीआई की बात हो रही है, नाम से ही समझ में आ जाता भाई कुछ ना कुछ तो बड़ा घपला होगा, तभी सीबीआई इन्वॉल्व होती है। छोटे मोटे आलतू फालतू केसेस में सीबीआई आती भी नहीं है, सीबीआई आती है बड़े केसेस में, मतलब जो पूरे एक बड़े लेवल पे हुआ हो, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत एक एक पूरे इंडिया के लेवल पर, नेशनल लेवल पर घोटाला हुआ है, ऐसे केसेस सीबीआई देखती है। तो बिल्कुल सही, यही इस बारे में बात है यहाँ पर कि जब सेक्शन 29 की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, या फिर कोई अदरवाइज अदरवाइज अलग तरीके से कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अगर लगता है कि ऑफेंसेस जो हैं वो डिपॉजिट स्कीम से रिलेटेड हैं, जिसमें, अब डिपॉजिट स्कीम भी कौन सी, जिसमें जो प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है ना, जो लोकेटेड है एक से ज्यादा स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में या फिर इंडिया के बाहर तक बात चली गई है। अब आप समझ रहे हो कि कितना बड़े लेवल पे बात हो रही है, कि पूरे स्टेट में, अलग अलग स्टेट में ऐसा ऑफेंस, ऐसी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इस डिपॉजिट स्कीम और ऐसे कई फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो टोटल वैल्यू है, अमाउंट जो इन्वॉल्व है, उसका जो मैग्नीट्यूड, जो लेवल है, वो इतना ज्यादा है कि वो अफेक्ट कर रहा है पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब मान के चलो करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट किया कोई स्कीम में, ठीक है, और वो स्कीम वही 25 दिन में पैसा डबल वाली, तो फिर सीबीआई इन्वॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, उसको लगेगा और वो बोलेगी, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती, सीबीआई को डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो आप, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ऐसा मामला है जो सीबीआई को देखना चाहिए, तो फिर सीबीआई इन्वॉल्व होती है। तो देखो क्या होगा जब ऐसा लगेगा कि बड़ा मामला है, इंडिया के बाहर भी है, वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेफर करेगी मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये आपका एमसीक्यू है कि किसको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैटर रेफर करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करती है कि भाई साहब आप इन्वेस्टिगेशन कराओ सीबीआई से। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा तो वो उसको सीबीआई से करवा देगी, बट जो रेफरेंस आप जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दे रही है ना, इसको डीम टू भी माना जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट की भी इसमें सहमति है अंडर सेक्शन 6 ऑफ डीएसपी एक्ट, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डीएसपी एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझो। कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है कि रेफरेंस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डीम्ड वाला माना जाएगा कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी कंसेंट है। तीसरा बात करता है जब रिसिप्ट हुआ ऐसा रेफरेंस सबसेक्शन 1 वाला, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर कर देगा इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस टू सीबीआई। ठीक है, तो सीबीआई फिर उस मामले को देखने लगेगी। ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस चल रहा है पूरा लाइन से कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगा, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई को बोला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 30, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 31 इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर टू एंटर सर्च सीज विदाउट वारंट के बारे में है, तो आप ये पढ़ सकते हो, सीआरपीसी पढ़ा है तो बहुत सिमिलर है ये वैसा ही, कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इस रैंक का, ठीक है, सर्च कर सकता है, कुछ मिलता है सीज कर सकता है, सनराइज सनसेट के बीच में नहीं जाओगे, ठीक है, इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत सिंपल है, इसको हम कवर नहीं करेंगे। कई जगह हमने ये इससे बहुत सिमिलर सेक्शंस, मैंने बहुत सारे एक्ट पढ़ाए हैं आपको, तो बहुत सिमिलर सिमिलर सेक्शंस हमने पढ़े हैं, इसको आप रीड मार लेना, नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 32 पर। सेक्शन 32 बात कर रहा है कि जो सीआरपीसी 1973 है ना, तो वो उसकी कुछ एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि जब डेजिग्नेटेड कोर्ट में केस चलेगा तो कुछ प्रोविजन सीआरपीसी के लागू होंगे। तो देख लेते हैं किस बारे में बात कर रहा है। डेजिग्नेटेड कोर्ट जो है ये कॉग्निजेंस ले सकता है अंडर दिस एक्ट विदाउट द एक्यूज बीइंग कमिटेड इट फॉर ट्रायल। मैंने ऊपर भी समझाया डेजिग्नेटेड कोर्ट क्या है, यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन है। कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है, ठीक है,
कौन से में लेता है, इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो आपको बताना है कमेंट में, आप मुझे बताओगे कि क्या इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निज नहीं लेता, तो जो नीचे जो जेएमएफसी जीएमएससी होते हैं ये कमिटल करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा है, बट यहाँ पर जो है डेजिग्नेटेड कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है इस एक्ट के अंदर, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है, ठीक है। यहाँ पर वो ऐसा कर सकता है, अगर भले ही से एक्यूज को ना भी भेजा जाए उस तक, तो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट खुद से कॉग्निजेंस भी यहाँ पर ले सकता है। फिर बात कर रहा है सबसेक्शन 2 कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 31, ठीक है, जो ऊपर सर्च सीजर वाला था, प्रोविजन जो है सीआरपीसी के अप्लाई होंगे। तो कहाँ अप्लाई होंगे, तो बोल रहा है जब आप अरेस्ट कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, आप सीजर कर रहे हो ना इस एक्ट के अंदर, तो सीआरपीसी लागू होगा। मतलब सीआरपीसी में कुल मिला के कुछ कुछ चीजें क्या प्रोसीजर लॉ है, तो एक तरीके से वहां पर बताया हुआ है किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा, क्या बॉडी को कन्फाइन किया जाए नहीं किया जाए, अगला व्यक्ति सरेंडर कर रहा है और आप उस पर फोर्स यूज कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से उसमें पूरी गाइडलाइन सब कुछ एक तरीके से दिया हुआ है, किस तरीके से सर्च होगी, किस तरीके से सीजर वगैरह करना है, तो वहां पर सीआरपीसी लागू होगा। देन बी बात करता है कि टू द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट एंड फॉर द पर्पस ऑफ द सेट प्रोविजन डेजिग्नेटेड कोर्ट को माना जा रहा है कोर्ट ऑफ सेशन, और जो पर्सन कंडक्ट कर रहा है प्रोसिक्यूशन बिफोर द डेजिग्नेटेड कोर्ट वो डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। यही मेरा यहाँ पर आपको बताने का मतलब था, डेजिग्नेटेड कोर्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप डेजिग्नेटेड कोर्ट को यहाँ भी पढ़ सकते हो, हमने डेफिनेशन क्लॉज में भी डेजिग्नेटेड कोर्ट को देखा था, ठीक है। तो एक बार आपको मैं वापस उसको दिखा देता हूँ, तो एक बार आपकी मेमोरी जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है, बस मिल जाए। ये रहा डेजिग्नेटेड कोर्ट, मतलब कोर्ट जो कि बनाया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा। तो इसको ध्यान रखना, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस एक्ट के अंदर डेजिग्नेटेड कोर्ट को किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि यार शायद सेंट्रल था, अरे नहीं शायद स्टेट था। तो ध्यान रखना है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने यहाँ पर बनाया है, राइट। चलिए वापस आ जाते हैं, ओके। सो ये हो गया आपका सेक्शन 32। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया आपका देखो चैप्टर 7 हो गया, ऑलमोस्ट आपका एक्ट कंप्लीट है, बस अब कुछ सेक्शंस बचे हुए हैं, 10 एक सेक्शन के आसपास कुछ बचे हुए हैं, जिनमें से पढ़ने भी बहुत कम है। आइए एक बार देख लेते हैं। चैप्टर 8 बात कर रहा है मिसलेनियस, मतलब बचा कुचा जो है वो अब यहाँ पर पड़ा हुआ है। सेक्शन 33 बात करता है पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। मान के चलो जो आपका क्या है, अक्षय कुमार है, ठीक है। अक्षय कुमार मतलब वही फिरेरा फेरा मूवी का जो राजू है, उसने एक पेपर में डाला, पेपर में उसने सोचा यार मैं ऐसे एक एक कितने लोगों को बोलूंगा 25 दिन में पैसा डबल, एक काम करता हूँ न्यूज़पेपर में ऐड दे देता हूँ। क्या करता हूँ, न्यूज़पेपर में ऐड दे देता हूँ, जिससे ज्यादा लोग कवर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे, और वैसे भी आजकल न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ रहे हैं वैसे भी एक तरीके से, है ना, तो ज्यादा लोगों तक इम्पैक्ट पहुंचेगा। इसने न्यूज़पेपर में डाल दिया, और न्यूज़पेपर वालों ने भी क्या किया, इस चीज को डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर कि 25 दिन में पैसा डबल। तो ये यहां पर बोल रहे हैं कि कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी किसी भी तरीके से पब्लिकेशन, मतलब पैम्पलेट के थ्रू किसी भी तरीके से आप इंफॉर्मेशन प्रमोट कर रहे हो, या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो लोगों से डिपॉजिट करने की, आप इंड्यूस कर रहे हो कि भाई मेंबर बन जाओ स्कीम का, ठीक है, तो क्या होगा, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल रही है कि ऐसा न्यूज़पेपर या ऐसा कोई पब्लिकेशन, उसको ये बोल रहे हैं कि आप पब्लिश करोगे फुल एंड फेयर रिट्रैक्शन। देखो रिट्रैक्शन मतलब एक तरीके से कि जो भी स्टेटमेंट आपने दिया आप वापस ले रहे हो उस चीज को, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है बैन है इस तरीके से कुछ भी करना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल रही है कि आप इस चीज को वापस लो, और वो जितनी भी कॉस्ट लगे वो आप ही की लगेगी, हम 1 रुपए नहीं देंगे, आपको ही वापस लेना है, ठीक है। ये आपका सेक्शन 33 है। सेक्शन 34 बोलता है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। ये एक्ट जो है ना, अगर कोई एक्ट इससे क्लैश करता है, मान के चलो इस एक्ट की और किसी एक्ट की लड़ाई हो गई, तो ये जो है ना, ये एक्ट है खली, क्या है ये, खली, यही जीतेगा, ठीक है, और कोई इसके सामने नहीं जीतेगा। तो जस्ट किडिंग, बट स्टिल एक्ट जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट है इसका, ठीक है, किसी पर भी ये ओवरराइड कर जाएगा, ठीक है। इसको आप इन डेप्थ नहीं भी पढ़ो चलेगा, जो भी लिखा हुआ है कोई सेंस नहीं बनता, आप तो सिर्फ सेक्शन से ही याद रखा करो, जहां भी कोई एक्ट में लिखा ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब ये ओवरराइड कर जाएगा दूसरे को। देन 35 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड। तो हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि जो ये एक्ट है इसके प्रोविजंस एडिशन में है, किसमें है, एडिशन में, डेरोगेशन में नहीं। डेरोगेशन मतलब क्या सर, समझा दो। डेरोगेशन मतलब एग्जम्प्ट नहीं करता, मतलब अगर बात आए कि कहीं पर कोई भी एक्ट में, ठीक है,
चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट, जो भी जुवेनाइल जस्टिस, कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि और भी उस व्यक्ति पर लागू हो रहा है, मतलब वो गिल्टी है, इस एक्ट के अंदर भी गिल्टी है और कोई और भी एक्ट के अंदर गिल्टी है। तो ये एक्ट ऐसा नहीं बोलता कि भैया हम तो यहीं पर देखेंगे वो वाला एग्जम्प्ट, नहीं, हर एक एक्ट में जहां भी आपकी लाइबिलिटी है आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसको कहा जाता है कि ये एक्ट एडिशन में है, डेरोगेशन में नहीं है। डेरोगेशन मतलब एग्जम्प्ट वगैरह नहीं करता, ठीक है, लिखा हुआ है नॉट इन डेरोगेशन मतलब नॉट एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट नहीं करता, ये इसका मतलब है सेक्शन 35। बहुत सिंपल है। सेक्शन 36 ऑलरेडी आप जितनी भी आपने एक्ट पढ़े होंगे, एक ये प्रोविजन रहता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। गुड फेथ में भैया तुमने कुछ भी किया, कोई एक्शन लिया सरकार ने, सरकारी अफसर ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, कोई भी ऑफिसर ने, तो अगर उसने कुछ गुड फेथ में किया है तो उसके ऊपर कोई सूट, कोई प्रोसिक्यूशन, कोई लीगल प्रोसीडिंग आप नहीं लगा सकते। देन आप एमपीएडीपीयू की अगर हम बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं और हमने देखे भी हैं, बहुत इन द सेंस कि दो तीन भी आ गए तो यार वो बहुत होता है। आजकल दो तीन क्वेश्चन भी गलत और सही होना ना बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। आपका कट ऑफ जो है एक एक नंबर से भी रुकता है, तो आपको मालूम है उसकी वैल्यू। सेक्शन 37 बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की, तो सेक्शन भी ध्यान रखना है क्योंकि एमपीएडीपीयू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी दूसरे एग्जामों के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की सेट के अंदर, साथ ही साथ में स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी भी बना सकते हैं, बट कंसल्ट करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस तरीके के क्वेश्चन एमपीडीपी में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देन और आगे आ जाए, 39 इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो काट दो, कोई बात नहीं। सेक्शन 40 इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। बात कर रहा है फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करने की। फर्स्ट शेड्यूल मैंने आपको बताया था 9 रेगुलेटर्स थे, ठीक है, और कौन सी स्कीम रेगुलेटेड स्कीम है वो हमने देखा था कॉलम 3 के अंदर, और कौन नहीं है वो जो कॉलम 3 में नहीं आ रही है वो अनरेगुलेटेड हो गई। तो उस जो फर्स्ट शेड्यूल में इतनी सारी स्कीम है उसको कौन ओमिट कर सकता है या फिर कोई स्कीम को ऐड कर सकता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑब्जेक्ट जो इस एक्ट के हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई स्कीम को ऐड भी कर सकते हैं और ओमिट भी कर सकते हैं फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। देन सेक्शन 41 बात करता है एक्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन डिपॉजिट, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले उसमें ये एक्ट जो है अप्लाई नहीं होता इन डिपॉजिट्स पर जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिए गए हैं, ठीक है। इस बारे में हमने पार्ट 1 में काफ़ी बात भी की थी, मैंने आपको वहां भी ये पढ़ा दिया था। तो इंपॉर्टेंट है, 101% चांसेस हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, एक्ट किस पर लागू होता है नहीं होता है, कई बार डाउट आ जाते हैं इस तरीके के। देन 42 अमेंडमेंट वगैरह के रिलेटेड बात कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट एज सच है नहीं, आप इसको रीड कर लेना। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज आप इसको रीड कर लेना, हर उसमें दिया होता है 2 साल दिया होता है अधिकतर, कई कई में 3 साल देखने को भी मिल जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा होता है ना, कोई एक्ट को किसी ने रिपील किया तो वो वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। इस एक्ट ने किसको रिपील किया है? ऑर्डिनेंस को। मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, जब सबसे पहले पार्ट 1 था उसमें इंट्रोडक्शन हमने देखा था, वहां पर मैंने बताया था, ठीक है, कि पहले ऑर्डिनेंस था उसके बाद एक्ट बना। तो ये ऑर्डिनेंस 2019 को इसने रिपील किया है और उसके बाद आपका ये एक्ट बना। यहाँ पर आपका पूरा एक्ट कंप्लीट होता है। तो अगर आपको समझ में आया है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं कोई नए वीडियो कोई नए एक्ट के साथ। तो इस लाइव क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।